हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। तो बेटे आज का टॉपिक होगा हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोटीन पर हम कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मैंने पहले ही उन क्वेश्चनों को यहाँ पर डिफाइन किया है ताकि आपको पता रहे कि प्रोटीन पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो बेटे प्रोटीन इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रोटीन पर अक्सर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो जितना प्रोटीन में क्वेश्चन में पूछा जाए उतना करना, बाकी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। कुछ बच्चे प्रोटीन को देखकर कहते हैं कि बहुत बड़ा टॉपिक है। बेटे टॉपिक तो बड़ा है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें उतना ही देना पड़ता है जितना कि पूछा जाता है। ठीक है, जितना क्वेश्चन में पूछे उतना दो। आई मीन जिस इस क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछ रहा है वो लाइक दिस, जैसे प्रोटीन के कार्य पूछ रहा है, प्रोटीन के स्रोत पूछ रहा है, प्रोटीन की संरचना पूछ रहा है, जितना वो पूछता है उतना ही देना है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है। तो प्रोटीन क्या है, सबसे पहली बात हमारी ये आ जाती है कि प्रोटीन पर जो क्वेश्चन बना है हमारा, पहला ही क्वेश्चन क्या है इसे समझ के चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है क्या भैया प्रोटीन क्या है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, मानव शरीर के लिए प्रोटीन की उपयोगिता लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके अगला क्वेश्चन कहता है हमारा प्रोटीन क्या है, इनके महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। ठीक है ना, यह करके क्वेश्चन दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्या भाई प्रोटीन की संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए। हो सकता है ऐसे ना पूछकर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, या करके प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं। ठीक है बेटा, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, इसको स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए, प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। तो इस प्रकार से प्रोटीन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम जान लेते हैं किसके बारे में भैया। सबसे पहले प्रोटीन के बारे में अगर पूछता है प्रोटीन क्या है तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए, तो प्रोटीन में सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रोटीन जो होते हैं हमारे उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है बेटा, मेन पॉइंट क्या है, ये एमिनो अम्लों के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। तो बेटे एमिनो अम्ल यहाँ पर एक शब्द आया है क्योंकि एमिनो अम्ल यहाँ पर एक टॉपिक है क्या है बेटे, एमिनो अम्ल यहाँ पर एक टॉपिक है। तो हम यहाँ पर एमिनो अम्ल का वर्णन नहीं करेंगे, बट मैं आपको बता के चलूँगा एमिनो अम्ल के बारे में। ज़रा देख लेते हैं थोड़ा सा, लिए यहाँ पर ध्यान देंगे। हमारे यहाँ पर एक एमिनो एसिड ये रहा, एक एमिनो एसिड ये रहा। ठीक है बेटा, एमिनो एसिड की पहचान क्या होती है, जिसमें एक एमीन समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटे, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा होते हैं। मान लो फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है कार्बोक्सिलिक है, कौन से वाला भैया, कार्बोक्सिलिक, ये वाला फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, इससे जस्ट जुड़ा अगला कार्बन जो होता है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जुड़ा है क्या भैया हमारा एमिनो एसिड। क्या जुड़ा है बेटे, एमिनो एसिड। तो इसलिए हम इसे अल्फा एमिनो अम्ल बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो सपोज करो इसमें ध्यान दो, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें जुड़ा ये क्या है, अगला CH से जुड़ा है CH3, और ये NH2 भी किससे जुड़ा है, CH से ही जुड़ा है, इस वाले CH से। ठीक है ना, तो ये भी क्या है हमारा अल्फा एमिनो अम्ल है। ठीक है, चलो तो इतना हमने समझ लिया है। तो एमिनो अम्लों के क्या होते हैं भैया, बहुलक होते हैं। अब ध्यान देंगे, ये पॉइंट कह रहा है कि वनस्पति और जंतु दोनों में क्या है भैया, ये प्रचुरता में पाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रोटीन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बेटे, प्रोटियोस शब्द से हुई है। किससे हुई है भैया, प्रोटियोस शब्द से हुई है, जो किसका बेटे, ग्रीक भाषा का क्या है, एक वर्ड है। क्या है, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है भैया, प्राथमिक। क्या होता है, प्राथमिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब प्रोटीन किसके लिए क्या होते हैं भैया, लाभदायक होते हैं। हाँ, जीवन की वृद्धि व अनुरक्षण के लिए क्या होते हैं बेटे, आवश्यक क्या है, ये जैव रसायन है। और एक बात भी और ध्यान देंगे, सभी प्रोटॉन में क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, सल्फर तत्व उपस्थित होते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे सल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलिए उसके साथ साथ ध्यान रखना कुछ धातु भी होती हैं, जैसे कैल्शियम है आपका, या फिर आयरन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है क्या भैया, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है इसके स्रोत क्या है बेटे, इसके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है,
स्रोत। तो स्रोत जो है हमारे यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि दूध है, पनीर है, दही है, मांस है, अंडा है, मछली है। ये किससे प्राप्त होने वाले प्रोटीन है भैया? हमारे जंतु से जो हमें प्राप्त होते हैं, ये जंतु से प्राप्त होने वाले क्या है, जो भी हैं। तो जंतु से प्राप्त होने वाले प्रोटीन जो होते हैं हमारे, वो किन से मिलते हैं हमें? दूध, पनीर, दही, मांस, अंडा और मछली से। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, ज़रा ध्यान देंगे। तो ये क्या है हमारा, देखो, जैसे कि ये हमारा अंडा हो गया है, ठीक है बेटा, क्या हो गया है? अंडा हो गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या भैया, दूध हो गया है, ठीक है ना, ये हमारी फ़िश हो गई है, ठीक है ना, ये हमारा मतलब आई मीन मीट बोल सकते हैं, मांस हो गया है। और बाकी क्या है, ये दूध है, दही भी हो सकता है इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट आगे, हाँ, ये क्या है, ये वनस्पति से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं भैया। किससे प्राप्त होने वाले भैया? वनस्पति से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं। जैसे कि दालें हो गई हमारे, ठीक है ना, ये भी दाल में आ जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। ये हमारा ड्राई फ्रूट आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा पनीर आ जाएगा, ये दूध आ जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। तो ये क्या है हमारे, दूध को छोड़कर वेजिटेबल जो हैं, मतलब वनस्पति से प्राप्त होने वाले क्या हैं भैया, हमारे स्रोत हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं भैया, क्या हमारा दाल है, ठीक है बेटा, क्या है, दाल है, अनाज है, मटर है, फली है, मूंगफली है, ठीक है, सोयाबीन है, ठीक है। तो ये किसके हैं हमारे भैया? वनस्पति प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भैया प्रोटीन का कार्य है, ठीक है बेटे। क्या आते हैं प्रोटीन के कार्य? तो प्रोटीन के कार्य में सबसे पहली बात क्या भैया, पहला कार्य कहता है पेशी का निर्माण करना। पेशी मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो पेशियां होती हैं, उनका निर्माण कौन करता है भैया? प्रोटीन करता है। शरीर की वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिका तथा उसका सुधार करना, मतलब शरीर को क्या देना भैया? वृद्धि करना। और जो हमारी सेल्स क्या होती हैं, डैमेज होती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनके उत्कों को सुधार कौन करता है भैया? प्रोटीन करता है, ठीक है भैया, ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगला, अगर मैं बात करता हूँ किसकी भाई, अगला पॉइंट कहता है ये क्या क्या भैया? एंजाइम तथा हार्मोन्स का संश्लेषण करता है। रक्त व शरीर के अन्य द्रवों की पीएच पर नियंत्रित करता है, मतलब बॉडी के अंदर जो रक्त है, रक्त के पीएच को नियंत्रित करता है, ठीक है बेटा, या फिर अन्य द्रवों के पीएच को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट कहता है किसके भैया? एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। और लास्ट पॉइंट हमारा कहता है कि आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं गति पर क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। चलिए, ये तो हमने जान लिया यहाँ से इसके कार्य हैं। चलिए, या उपयोगिता भी आप यहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भैया क्या? क्लासिफिकेशन। क्या आता है बेटे? क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन आता है किसका भैया? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है। प्रोटीन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा आता है रेशेदार प्रोटीन। कौन सा आता है बेटे? रेशेदार प्रोटीन। और दूसरा हमारा आता है गोलिकाकार प्रोटीन। तो बेटे मैं बता के चलता हूँ आपसे कि जो हमारे पास रेशेदार प्रोटीन होते हैं उनमें अक्सर क्या होते हैं? रेशे के समान संरचनाएं होती हैं। किसके समान संरचना होती हैं बेटे? रेशे के समान संरचना होती हैं। रेशे मतलब आई मीन मान लो जैसे कि इस तरह से, ठीक है बेटा, किसके समान होती हैं? रेशे के समान संरचना होती हैं, ठीक है, ऐसे। किसके समान होती हैं? रेशे के समान। ओके, अब अगर हम बात करते हैं किसकी भैया? गोलिकाकार प्रोटीन की। तो गोलिकाकार जो प्रोटीन होते हैं ना, उनकी जो स्ट्रक्चर होती हैं वो कैसी होती हैं भैया? कुंडली मतलब डीएनए में देखिए हेलिक्स जो बनी होती हैं, कुछ इस प्रकार से होती हैं, जैसे हेलिक्स बने होते हैं इस तरह से, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं भी दिखाऊंगा आगे स्ट्रक्चर्स आएंगी, ठीक है ना, इस तरह की। ओके, इस तरह से हेलिक्स बने होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं हम किसके भैया? रेशेदार प्रोटीन जो होते हैं। कौन से बेटे? रेशेदार प्रोटीन जो होते हैं, इसमें क्या कह रहा है? पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पर एक शब्द आया बेटे पॉलीपेप्टाइड, ये अभी पता चलेगा आपको। तो ये पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं, ये कैसी होती हैं हमारी? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं ये समांतर होती हैं। हाइड्रोजन तथा डाइसल्फाइड, मेन चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें दो चीज़ आई हैं हमारी, क्या भाई? हाइड्रोजन तथा डाइसल्फाइड बंध। ध्यान रखना, ये बंध द्वारा क्या रहती हैं? संयुक्त रहती हैं। इनकी संरचना रेशे जैसी होती हैं। तो प्रोटीन क्या होते हैं? सामान्य बेटे, ये भी मेन पॉइंट है। क्या होते हैं? जल में क्या होते हैं भैया? अविलय होते हैं। क्या होते हैं? जल में अविलय होते हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। वो क्या कह रहा है कि ये किस किस में पाए जाते हैं भैया? किस किस में ये प्रेजेंट होते हैं? देखो, सबसे पहली बात क्या है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे, इनमें दो टाइप मतलब तीन टाइप के हमारे प्रोटीन आएंगे। जैसे कि क्रेटीन आता है, मायोसिन आता है। क्या आता है बेटे?
क्रेटिन कहाँ है, ये रहा, और क्या है, मायोसिन है, और एक फाइब्रोइन है। ठीक है बेटा, तो ये किस किस में प्रेजेंट होते हैं? देखो जैसे कि मानव शरीर के अंदर मैं बात करूं तो मानव शरीर के अंदर या फिर मैं कहूँ जंतुओं के अंदर जिनमें भी मतलब होते हैं, ये किस किस टाइप से होते हैं? जैसे नाखूनों में होते हैं, बाल में होते हैं, सींग में होते हैं, लकड़ी में होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम बात करें किस में पाए जाते हैं भैया, मांसपेशियों में, मायोसिन के रूप में किस में पाए जाते हैं बेटे, मांसपेशियों में पाए जाते हैं। और रेशम के रूप में किस में होते हैं, रेशम क्या है, एक महत्वपूर्ण अवयव है किसका भैया, फाइब्रोइन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके बाद हमारी आगे बात आ जाती है क्या, गोलिकाकार प्रोटीन। ठीक है बेटा, गोलिकाकार प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं भैया, मैंने कहा था ना, ये कुंडली के रूप में कॉम्पैक्ट यूनिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, कुंडली के रूप में कॉम्पैक्ट यूनिट बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। और क्या करते हैं, गोलाकृति प्राप्त कर लेते हैं। मगर इतना ध्यान रखना, इसमें क्या होते हैं, अंतराणविक प्रोटीन में कौन से भैया, अंतराणविक बल क्या होते हैं, अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब देखो हमने पहले पढ़ा था कि इसमें रेशेदार में वो जल में अविलय होते हैं, जबकि ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ये अंतर भी आ जाता है, कभी अंतर पूछ ले तो। किस किस में, एल्बुमिन के रूप में, इंसुलिन के रूप में पाए जाते हैं कौन से भैया, गोलिकाकार प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं अब आगे, प्रोटीन की संरचना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर में कॉमन बात समझ के चलेंगे। प्रोटीन एमिनो अम्ल क्या होते हैं, परस्पर क्या बनाते हैं बेटे, पेप्टाइड बंध शब्द यहाँ पर आया। और पेप्टाइड बंध जो होता है वो किस किस के बीच में बनता है बेटे, CO और NH के बीच में बनता है। कैसे बनता है, वो कह रहा है क्या कि एक एमिनो समूह का कौन सा भैया, NH2 ग्रुप, और दूसरे एमिनो अम्ल का कौन सा भैया, COOH ग्रुप। ठीक है बेटा, जुड़कर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, पेप्टाइड बंध बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं भैया, पेप्टाइड बंध बनाते हैं। ओके, और पेप्टाइड जब बंध बनाएंगे तो पेप्टाइड बंध में बनके, मैंने ऊपर बताया है अभी यहाँ पर इस तरह से, या फिर यहाँ पर भी दिखाया CONH बनाते हैं। ठीक है, अब जल का अणु क्या होता है, एक निष्कासित हो जाता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया में कह रहा है डाईपेप्टाइड, क्या भैया, डाईपेप्टाइड कहलाता है। और डाईपेप्टाइड में दोनों एमिनो अम्ल के किससे भैया, संघनन से बनता है। अब देखो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है किसका भैया, 2 एमिनो अम्ल, कितने भैया, 2 एमिनो अम्ल, कौन कौन से, एक तो दिया गया है हमारा ग्लाइसिन और एक दिया गया है एलानिन। ठीक है, दोनों के सूत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए भैया, दोनों के सूत्र दिखाए गए हैं, ये रहा और ये रहा। दोनों जब क्रिया करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ के OH से और यहाँ के NH2 से, यहाँ के OH से किससे भैया, यहाँ के OH से OH ग्रुप, और यहाँ से एक H किसके रूप में, जल के रूप में निष्कासित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। कहाँ बन के दिखाया जा रहा है, यहाँ बना के दिखा रहा है, ये रहा CONH के बीच में। तो ग्लाइसिन एलानिन बनेगा, ये क्या बनेगा भैया, ग्लाइसिन एलानिन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, यदि ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड बनते हैं, मतलब कि मान लो संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे कि हमारा क्या होगा, एमिनो अम्लों की संख्या बढ़ती जाएगी, 3 है तो ट्राईपेप्टाइड, 4 है टेट्रा। तो जब एमिनो अम्लों की संख्या कितनी हो जाती है, लगभग भैया 10 हो जाती है। तो 10 होने पर क्या होता है हमारा, 10 से अधिक होती है तो हमारा क्या बनता है भैया, पॉलीपेप्टाइड बनता है। क्या बनता है बेटे, पॉलीपेप्टाइड बनता है। ठीक है, कॉमन बात ध्यान रखेंगे। और जिसमें कितने भैया, 100 से अधिक क्या होते हैं, एमिनो अम्ल विद्यमान होते हैं। और आणविक द्रव्यमान कितना होता है भैया, 10,000 न्यू या म्यू से अधिक होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो संरचना होती है बेटे इसकी, मान लो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क, है ना। तो प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है ना, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे, इतनी ज़्यादा फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ध्यान देना। यहाँ पर कॉमन मैंने बहुत शॉर्ट में इसको लिखा है, कौन सी वाली भैया, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो किसी भी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल के जुड़ने का एक विशिष्ट क्रम होता है, जो प्रोटीन की 1 डिग्री संरचना कहलाता है। ठीक है, ये कॉमन हो गया। उसके बाद चलते हैं, प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है, 2 टाइप की होती हैं बेटे। कितने टाइप की होती हैं ये, 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी अल्फा हेलिक्स, एक होती है बीटा प्लीटेड सीट। ठीक है बेटा, ये अल्फा है, ठीक है ना, क्या है ये अल्फा, और ये क्या है हमारा बीटा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अल्फा, ठीक है, और कौन सी भैया, हमारी बीटा प्लीटेड सीट संरचना। ओके, चलिए तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग किसकी भैया, अल्फा हेलिक्स की। किसकी बात कर लेते हैं भैया, अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होती हैं, ये किसके समान होती हैं, ये संरचना जो होती हैं हमारी, देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये एक पेज के समान आपको दिखाई दे रहा होगा। किसके समान दिखाई दे रहा होगा बेटे, पेज के समान। देखो जरा ये वाली संरचना देखो, या फिर इसे भी देखो, दोनों संरचना ध्यान देंगे। तो इसमें क्या है, एक पेज के समान क्या है, इस तरह से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे इस तरह से। ठीक है बेटा, तो ये एक पेज के समान क्या होते हैं, दक्षिणावर्त घूमे होते हैं इस तरह से।
तो इसमें क्या होता है, एक कुंडली जो आती है, घुमाव जो आता है लाइक दिस, यहाँ से अगली वाली जो कुंडली है, यहाँ का COH ग्रुप कौन सा बेटे, यहाँ का COH ग्रुप किसके साथ, अगले घुमाव के NH के साथ क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है बेटे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से हम इनको क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। चलो अब जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये कह रहा है क्या, संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेच के समान मुड़ी रहती हैं, जिसमें प्रत्येक एमिनो अम्ल अवशिष्ट का NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर, देखो मैंने कहा था ना, ये पॉइंट कॉमन ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी वहाँ पर दिखा रहा था। क्या भाई, एमिनो अम्ल अवशिष्ट का NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर किसके साथ भैया, CO समूह के साथ क्या बनाता है बेटे, हाइड्रोजन बंध बनाता है। और प्रत्येक घुमाव में कितने, 3 से 6 एमिनो अम्ल अवशेष रहते हैं। और हेलिक्स किसमें भैया, विभिन्न भागों में CO और NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध द्वारा 13 सदस्यीय वलय बनाता है। कितने सदस्यीय वलय बनाता है बेटे, 13 सदस्यीय वलय बनाता है। और ठीक है, तो ये कॉमन बात क्या है भैया, बाल व ऊन जैसी रेशेदार प्रोटोनों की संरचना कैसी होती है, निम्न प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने अभी दिखाई संरचना आपको। ठीक है, चलिए ये वाली संरचना हमने दिखाई, तो आप लोग और ध्यान से किताब के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अल्फा हेलिक्स संरचना थी ये हमारी। सेकेंड टाइप हमारी आ जाती है बेटे बीटा प्लीटेड सीट संरचना। कौन सी आ जाती है बेटे, बीटा प्लीटेड सीट संरचना। ठीक है, तो बीटा प्लीटेड सीट संरचना जो है, इसमें क्या होता है, चलो पहले मैं संरचना आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। इसमें होता क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेटे, क्या होते हैं, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, पार्श्व में होते हैं। कैसे होते हैं, देखो एक इधर, तो एक इधर बनेगा, फिर एक इधर बना है, फिर एक इधर बनेगा भैया, इधर बनेगा। तो क्या होते हैं, पार्श्व में बने होते हैं। किसमें बने होते हैं बेटे, पार्श्व में बने होते हैं। ठीक है, तो चलो, तो इसमें ऐसा नहीं है, उसमें कुंडली के मोड़ पर बन रहे थे, इसमें कहाँ से होते हैं, पार्श्व में होते हैं, पार्श्व में बोल सकते हैं या फिर। ठीक है, चलिए चलो इसमें कॉमन बात याद रखेंगे क्या, देखो सबसे पहले क्या आया हमारा, R आया, फिर क्या आया हमारा, CO आया। ठीक है बेटा, फिर क्या आया, NH आया। अब देखो R आने के बाद, CO NH आने के बाद फिर कौन आया, R आ गया, फिर वही कॉमन दोहराएगा, CO आएगा, NH आएगा, फिर R आएगा। देखो इसमें R आ गया, फिर वही कॉमन, फिर CO, फिर NH। देखो यहाँ तो नीचे का देखो, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे इधर देख लो, दूसरी साइड में देखो, पहले क्या आया, R आया, फिर NH आया, फिर CO आया, फिर क्या आया, R आया, फिर दोबारा से वही NH आया, CO आया, फिर R आया। ठीक है, ऐसे इधर देख लो, पहले R आया, फिर CO आया, फिर NH आया, फिर R आया। ठीक है ना बेटे, फिर इसी प्रकार से CO आया, NH आया, फिर R आया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, समूह क्या होते रहते हैं भैया, रिवाइज होते रहते हैं। तो चलिए भाई, ये स्ट्रक्चर थी हमारी बीटा प्लेटेड सीट संरचना। और इसमें क्या कह रहा है भैया, वो इसमें कह रहा है कि इस प्रकार की संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं खुली अवस्था में होती हैं, एक दूसरे के पार्श्व में क्या होती हैं, स्थित होती हैं। किसमें भैया, पार्श्व में। ठीक है ना, और अंतराण्विक हाइड्रोजन द्वारा जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार की संरचना वाली प्रोटीन कैसी होती हैं बेटे, मुलायम होती हैं। रेशम की संरचना इसी प्रकार की होती हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो बीटा प्लेटेड सीट संरचना किस में आ रही है भैया, रेशम में आ रही है। जबकि उस ऊपर हमने किस में पढ़ी थी भैया, अल्फा हेलिक्स किस में पढ़ी थी, बाल और ऊन में। ठीक है बेटा, बीटा प्लेटेड किस में आ रही है भैया, रेशम में आ रही है। और अल्फा किस में पढ़ी थी हमने, बालों और ऊनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है बेटे, ध्यान देना, एक बात और भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने वाला है प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक से, और वो क्वेश्चन बनता है विकृतीकरण पर, उसे भी मैं भी आगे बताऊंगा। पहले तृतीयक संरचना जान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बेटे कौन सी वाली, सेकेंडरी, मतलब द्वितीयक संरचना। ठीक है ना, चलिए वो कह रहा है प्रोटीन की तृतीयक संरचना क्या है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना में और अधिक वलन के फलस्वरूप तृतीयक संरचना प्राप्त होती है। वलन का मतलब होता है रिंग, मतलब क्या हो जाती हैं, और ज़्यादा क्या हो जाएं भैया, घूम जाएं। और जैसे ही घूम जाएंगी तो हमारी कौन सी बन जाएगी भैया, तृतीयक संरचना बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी बेटे, तृतीयक संरचना बन जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब चतुष्क संरचना, तो कुछ प्रोटीन की चतुष्क संरचना भी होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, एकल प्रोटीन परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं, पुंज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटे, पुंज बनाते हैं। चलिए देखो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर दिखाई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे, प्राइमरी की। ठीक है बेटा, उसके बाद आती है हमारे पास सेकेंडरी। देखो प्राइमरी में क्या थे, कोई हेलिक्स नहीं था, मतलब या घुमाव वलन नहीं था। लेकिन सेकेंडरी में क्या आ गया भैया, वलन आ गया। इसमें कोई वलन नहीं था प्राइमरी में, सेकेंडरी में वलन आ गया है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं तृतीयक की और किसकी बात करूं भैया, मैं चतुष्क की,
तो तृतीयक और चतुष्क में ध्यान देंगे, देखो वलन आ गए हैं ना इसमें और घुमावदार, और देखो चतुष्क में तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम आगे। प्रोटीन को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारक, क्या भैया, प्रोटीन को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, ध्यान दो, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना कि प्रोटीन को स्थायित्व कौन कौन से कारक करते हैं। नंबर 1 आयनिक बंद करता है, ठीक है बेटा, दूसरा हाइड्रोजन बंद करते हैं, तीसरा जल विरोधी बंद करते हैं, और चौथा डाइसल्फाइड बंद होते हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है यहाँ पर ऐसे कि प्रोटीनों में कौन कौन से बंद उपस्थित होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से क्या हो जाता है बेटे, बन जाता है। चलिए उसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण, क्या है बेटे, प्रोटीन का विकृतीकरण। देखो अक्सर एग्जाम में इसको क्वेश्चन को पूछा जाता रहा है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। तो चलिए भाई मैं आपको पहले बता देता हूँ प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। तो अभी जो हम हेलिक्स पढ़ रहे थे बेटे, क्या पढ़ रहे थे, हेलिक्स पढ़ रहे थे, ये इस प्रकार से जो हेलिक्स बन रहे थे ऐसे, इन हेलिक्सों में क्या होते हैं, इनके बीच में जो ये बंद होते हैं जिन्हें सल्फाइड बंद बोलते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, तो होते क्या है, अगर हम ताप परिवर्तन करें या पीएच परिवर्तन करें तो करने पर क्या होता है, ये बंद टूट जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो गोलिकाएं क्या हो जाती हैं भैया, खुल जाती हैं, और जिसके कारण क्या हो जाता है, प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटे, प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है। जैसे कि मान लो दूध से दही का जमना, आपने देखा ना, अंडे को उबाल लेते हैं तो उसके अंदर अब छेप कैसे प्राप्त हो जाता है, तो ये सब किसके उदाहरण है बेटे, स्कंदन के, और वो किसके कारण होता है, प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण होता है, ठीक है भाई। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं, चलिए वो क्या कह रहा है वह प्रक्रिया, क्या बेटे, वह प्रक्रिया प्रोटीन संगठन में बिना परिवर्तन किए इसके भौतिक और जैविक गुणों में परिवर्तन ला दे, क्या कहलाता है बेटे, विकृतीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। पीएच में परिवर्तन, ताप कुछ लवण मिलाने या रासायनिक अभिकर्मकों से भी विकृतीकरण किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है वो विकृतीकरण, ये मेन पॉइंट है भैया, विकृतीकरण में प्रोटीन की जो जटिल त्रिविम संरचना 2 डिग्री और 3 डिग्री है, ये नष्ट हो जाती हैं। तो 1 डिग्री में तो होती ही नहीं है, तो इसलिए 1 डिग्री का कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो विकृतीकरण में क्या हो जाता है बेटे, मैंने कहा था प्रोटीन क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, और जब अंडे को उबालते हैं, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे तो इसे दे सकते हो आप बहुत आसानी से, जब अंडे को उबालते हैं तो अंडे की सफ़ेदी में क्या हो जाती है, प्रोटीन स्कंदित हो जाती है, और जिससे क्या हो जाता है भैया, प्रोटीन का क्या हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, मतलब उसकी जो जैविक सक्रियता होती है वो क्या हो जाती है बेटे, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, जैविक सक्रियता नष्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए तो भाई ये था हमारा प्रोटीन, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसको बहुत शॉर्ट में दिखाया है। क्या दिखाया भैया, बहुत शॉर्ट में दिखाया है, हालांकि मेरे गले में बहुत दिक्कत चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बनाया है। चलिए उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बता दूं इसमें एमिनो एसिड का मैंने जिक्र नहीं किया है, अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा एमिनो एसिड को बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन में मैंने एमिनो एसिड को इसलिए नहीं घुसाया ताकि आपको ना लगे कि क्वेश्चन बड़ा टफ है ये, ठीक है। चलिए उसी के साथ साथ मैं इसको एक बार थोड़ा इस तरह से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से तैयार कर सकें हैं। अच्छा बेटा एक बात पर और ध्यान देंगे, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में इसमें पेप्टाइड बंद और किसके बारे में पूछ लिया जाता है, पॉलीपेप्टाइड के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है वो, ठीक है ना। क्या पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है टिप्पणी के रूप में कि पेप्टाइड बॉन्ड पर क्या करिए, टिप्पणी कीजिए, किस पर भैया, पेप्टाइड बंद और पॉलीपेप्टाइड पर, ठीक है ना। तो इसे भी तैयार करेंगे यहाँ से ही।